दोस्तों, जब भी चॉकलेट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली कैडबरी की इन चॉकलेट्स में से बचपन में पॉकेट मनी से खरीदी गई पहली डेयरी मिल्क हो या फिर फेस्टिवल्स पर गिफ्ट पैक में मिलने वाले कैडबरी सेलिब्रेशंस। हर किसी के पास कैडबरी से जुड़ी हुई कोई ना कोई याद जरूर हो। यही वजह है कि कैडबरी सिर्फ नाम नहीं बल्कि हम इंडियंस के लिए एक इमोशन बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट नहीं बल्कि क्रांति थी। 200 साल पहले इस ब्रांड को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग शराब पीना छोड़ सके, पर फिर भी इसका सफर इतना आसान नहीं था। किस तरह कैडबरी ने दो वर्ल्ड वॉर को फेस किया, फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट बनी। कैसे इसने भारत की ट्रेडिशनल मिठाइयों को टक्कर देकर अपनी जगह बनाई, और एक टाइम पर तो जब डेयरी मिल्क के पैकेट से कीड़े निकले तो इसने अपनी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को कैसे मैनेज किया। सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कैडबरी की कहानी शुरू होती है 12 अगस्त 1801 से, जब इंग्लैंड के क्वेकर कम्युनिटी में जॉन कैडबरी का जन्म हुआ। असल में क्वेकर्स कम्युनिटी के लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने धर्म को फॉलो करते थे और अल्कोहल और टोबैको जैसी किसी भी एडिक्शन के सख्त खिलाफ। बचपन से ही जॉन को समझाया गया था कि शराब इंसान की हेल्थ और सोसाइटी दोनों को बर्बाद कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इंग्लैंड में अल्कोहल का क्रेज कितना ज्यादा है। लोग सुबह से लेकर रात तक शराब पीते रहते थे। इसका सीधा असर समाज पर दिख रहा था। क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे थे, लोग गरीबी में डूबते जा रहे थे और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी इंक्रीज हो रही। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जॉन ने ठान लिया कि वो शराब का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव लाएंगे जो कि सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आए। और फिर अपनी इसी सोच के चलते 1824 में जब जॉन कैडबरी 22 साल के थे, तब उन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक छोटी सी दुकान खोली जहाँ वो शराब के ऑप्शन के तौर पर चाय, कॉफी और हॉट चॉकलेट जैसी हेल्दी ड्रिंक्स बेचते। अब आप भी सोच रहे होंगे चॉकलेट वो भी हेल्दी। असल में उस जमाने में चॉकलेट को खाने की बजाय पिया जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे गर्म दूध या पानी में मिलाकर एक तरह से एनर्जी ड्रिंक की तरह लिया जाता था, जिससे कि आज हम हॉट चॉकलेट कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि शराब की तुलना में ये काफी हेल्दी ऑप्शन था। धीरे धीरे जॉन कैडबरी की हॉट चॉकलेट लोगों को काफी पसंद आने लगी। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी कि चॉकलेट उस टाइम पर बहुत ही महंगी और सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते। पर जॉन कैडबरी का सपना तो कुछ और ही था। वो चाहते थे कि हर कोई, चाहे गरीब हो या फिर अमीर, इस हेल्दी ड्रिंक का मजा ले सके। इसीलिए जब उनकी दुकान अच्छी चलने लगी तो उन्होंने खुद की अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री खोली जहां वो कोको को खुद प्रोसेस करने लगे, जिससे उनकी कॉस्ट काफी कम हो गई और पहली बार चॉकलेट ड्रिंक्स थोड़े सस्ते रेट्स पर मिलने लगी। लेकिन फिर भी जॉन कैडबरी सोसाइटी में वो बदलाव नहीं ला पा रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना की, क्योंकि अब तो ज्यादातर लोग चॉकलेट ड्रिंक्स को पसंद नहीं करते थे। और इसकी वजह थी कि चॉकलेट का खराब टेस्ट, और उस दौर की चॉकलेट आज जैसी क्रीमी और स्वीट नहीं, बल्कि ये नेचुरली काफी कड़वी और स्ट्रॉन्ग हुआ करती, क्योंकि इसे हेल्दी बनाए रखने के लिए उसमें बहुत कम क्वांटिटी में दूध और चीनी डाला जाता था। लेकिन अब तक जॉन कैडबरी को समझ आ गया था कि अगर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी चॉकलेट ड्रिंक्स पहुंचानी होगी तो सिर्फ इसे सस्ता करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस ड्रिंक का टेस्ट भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि लोगों को हेल्दी चीजें भी तभी पसंद आती हैं जब उसका टेस्ट अच्छा हो। बस फिर क्या था, उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और 1842 तक 16 अलग अलग फ्लेवर्स के चॉकलेट ड्रिंक्स तैयार कर दिए। और दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन की पहली चॉकलेट बार भी लॉन्च की, और ये एक ऐसा कदम था जिसने ब्रिटिश मार्केट में चॉकलेट को एक नई पहचान दी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे साल बीतते गए, जॉन कैडबरी की तबीयत बिगड़ने लगी। इसलिए उन्होंने 1861 में अपने चॉकलेट बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और कंपनी की कमान अपने बेटों रिचर्ड कैडबरी और जॉर्ज कैडबरी को सौंपी। हालांकि अब जॉन ने कंपनी छोड़ी तब कंपनी डूबने के कगार पर थी, क्योंकि नेस्ले और दूसरे ब्रांड्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था और लोग कैडबरी के चॉकलेट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, जिससे कैडबरी एक छोटा और लोकल ब्रांड बनकर रह गई थी। असल में हालत और भी खराब इसलिए हो गई क्योंकि कैडबरी की फैक्ट्री का प्रोडक्शन करने का तरीका बहुत ही पुराना था, जिससे चॉकलेट बनाने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और फिर ये ब्रांड दूसरी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अब जब जॉन कैडबरी ने कंपनी अपने बेटों रिचर्ड और जॉर्ज को सौंपी तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कैडबरी को बचाया कैसे जाए, क्योंकि कंपनी लगभग डूबने के कगार पर थी। लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और एक नया गेम प्लान तैयार किया। उन्होंने नोटिस किया कि अगर चॉकलेट के बिजनेस को बचाना है तो इसे सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि और भी ज्यादा टेस्टी और क्रीमी बनाना होगा। और बस फिर क्या था, एक्सपेरिमेंट शुरू। रिचर्ड और जॉर्ज ने दिन रात मेहनत की, शुगर कंटेंट बढ़ाया ताकि चॉकलेट ज्यादा मीठी और टेस्टी लगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोको में मौजूद नेचुरल फैट, जिससे कि हम कोको बटर कहते हैं। असल में कोको बटर चॉकलेट का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो फिर चॉकलेट का टेक्सचर गाढ़ा और भारी हो जाता है। साथ ही कोको में मौजूद कुछ कंपाउंड्स चॉकलेट को थोड़ा ज्यादा ही कड़वा बना देते हैं, जिससे सभी को इसका स्वाद पसंद नहीं आता था। और फिर इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए कैडबरी ब्रदर्स ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई जिसका नाम था हाइड्रोलिक प्रेस। ये मशीन कोको बीन्स को जबरदस्त प्रेशर से दबाती थी,
जिससे उनमें मौजूद एक्स्ट्रा कोको बटर को निकालना आसान हो गया और अब चॉकलेट पहले से ज्यादा क्रीमी, पतली और स्मूथ बनने और बस यहीं से कैडबरी की असल कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे कैडबरी की चॉकलेट लोगों की फेवरेट बनने लगी और कंपनी वापस ट्रैक पे आने लगी। लेकिन दोस्तों, कैडबरी इस टाइम पर सिर्फ सर्वाइवल ही कर पा रही थी। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट ब्रांड बनना अभी भी सपना ही था। एक्चुअली उस टाइम पर चॉकलेट मार्केट पर स्विट्जरलैंड की कंपनियों का दबदबा था और उनसे मुकाबला करना इम्पॉसिबल लग रहा था। इसलिए काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद से रिचर्ड कैडबरी के दिमाग में एक नया आइडिया आया, जो कि था मिल्क चॉकलेट बनाने का। उन्होंने सोचा कि अगर कोको और मिल्क को सही रेशियो में मिलाया जाए तो एक ऐसा स्वाद तैयार हो सकता है जिसे हर कोई पसंद करेगा। लेकिन सिर्फ आइडिया से कहाँ कुछ होता, असली चैलेंज तो इसे रियलिटी में बदलने की थी। उस टाइम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि मिल्क और चॉकलेट को सही तरीके से मिला सके, और जो टेक्निक्स मौजूद भी थी वो इतनी महंगी थी कि कंपनी इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रही। लेकिन हार मानना भी कैडबरी ब्रदर्स के खून में तो था ही नहीं। एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट होते गए, हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। और फिर आखिरकार 1897 में उन्होंने दुनिया की पहली मिल्क चॉकलेट बार बना ली। लेकिन दोस्तों, रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी ने असली मास्टर स्ट्रोक तब खेला जब 1905 में कैडबरी डेयरी मिल्क को लॉन्च किया गया। उस टाइम शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट्स में से एक बन जाएगी। इसे बाकी चॉकलेट से अलग दिखाने के लिए एक दमदार टैगलाइन दी गई, अ ग्लास एंड अ हाफ ऑफ फुल क्रीम मिल्क इन एवरी हाफ पाउंड। यानी चॉकलेट में दूध की मात्रा बाकी चॉकलेट से कहीं ज्यादा थी, जिससे इसका टेक्सचर ज्यादा क्रीमी और स्वाद बेहतरीन हो गया। और लोगों को ये इतनी ज्यादा पसंद आई कि कैडबरी अब सिर्फ एक चॉकलेट कंपनी नहीं रही, ये एक मोशन बन चुकी थी। अब दोस्तों, कैडबरी ने भले ही मिल्क चॉकलेट की दुनिया में क्रांति ला दी, लेकिन इसका आगे का सफर इतना आसान नहीं था। एक्चुअली 1914 में जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो पूरी चॉकलेट इंडस्ट्री एक बड़े संकट में फंस गई। युद्ध की वजह से कोको को इम्पोर्ट करना मुश्किल हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी चीनी की सप्लाई को खुद ही हैंडल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा युद्ध के दौरान ज्यादातर फूड इंग्रेडिएंट्स सैनिकों के लिए रिजर्व कर दिए गए, जिसकी वजह से कई सारी चॉकलेट कंपनीज बंद हो गई और कैडबरी भी इस क्राइसिस में फंसते ही जा रही है। एक तरफ रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल था, दूसरी तरफ कंपनी के 2000 से ज्यादा मेल एम्प्लॉइज ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए थे और कैडबरी के पास दो ही रास्ते बचे हुए, या तो हार मानकर बिजनेस बंद कर दे या फिर कुछ ऐसा करे जिससे कंपनी भी बच जाए और उनके देश को भी युद्ध में फायदा हो सके। यहाँ पर कैडबरी ने एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपनाई और खास तौर पर ब्रिटिश आर्मी के लिए एक स्पेशल मिल्क चॉकलेट बनाई। इस नई चॉकलेट को नाम दिया गया मिल्क चॉकलेट फॉर सोल्जर्स। लेकिन कैडबरी यहीं पर ही नहीं रुका। युद्ध में घायल हुए सैनिकों की मदद करने के लिए कैडबरी ने अपने 2 बिल्डिंग्स को हॉस्पिटल में बदल दिया। कैडबरी में काम करने वाली महिलाएं घायलों की देखभाल करने लगी। साथ ही कंपनी ने सैनिकों के लिए बुक्स और कपड़ों का भी इंतजाम किया। और फिर इन सभी स्टेप्स ने कैडबरी को एक चॉकलेट ब्रांड से कहीं बड़ा बना दिया, क्योंकि लोगों के दिलों में अब कैडबरी के लिए रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर इन सभी कामों का फायदा मिला वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद, जब कैडबरी ने अपनी प्रोडक्शन फुल स्पीड में शुरू कर दी और इसी टाइम कई सारे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे 1920 में फ्लेक, 1923 में क्रीमी एग, 1928 में फ्रूट एंड नट और 1930 में क्रंची। ये सभी नए फ्लेवर्स लोगों को खूब पसंद आए और कैडबरी की पकड़ मार्केट में और भी मजबूत हो गई। 1930 तक कैडबरी ब्रिटेन की 24वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर ली कि चॉकलेट के दाम काफी ज्यादा कम कर दिए, जिससे कि पहली बार ब्रिटेन की 90% आबादी आसानी से चॉकलेट खरीद सकती थी। इस सफलता के बाद से कैडबरी ने जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने की प्लानिंग शुरू की, वैसे ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और कंपनी फिर से बड़ी मुसीबत में फंस गई। इस बार रॉ मटेरियल की कमी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेकर आई। हालत इतनी खराब हो गई कि 1941 तक चॉकलेट बनाना लगभग बंद सा हो गया और गवर्नमेंट ने भी सिर्फ मिल्क चॉकलेट बनाने की ही परमिशन दे रखी थी, जिससे कि कैडबरी को अपने कई सारे फ्लेवर्स बंद करने पड़ गए। लेकिन आपको तो पता ही है कि कैडबरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाला। इसमें कम कोको और कम शुगर था ताकि इसे सस्ते में तैयार किया जा सके और इसे स्पेशली ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बनाया गया ताकि युद्ध के टाइम पर उन्हें एनर्जी मिल सके। सरकार ने तो इसे गवर्नमेंट चॉकलेट भी कहा क्योंकि ये सिर्फ राशन कार्ड के जरिए ही मिलती। लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 की आग ठंड हुई, तब कैडबरी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। अब कैडबरी का सिर्फ एक ही मकसद था, इस चॉकलेट ब्रांड को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बनाना। और फिर इसी सोच के साथ 1948 में कैडबरी ने भारत में भी एंट्री ले ली। लेकिन इंडियन मार्केट उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल मार्केट में से एक साबित हुई। असल में उस टाइम भारत के अंदर चॉकलेट कोई आम चीज नहीं थी और जब ये इम्पोर्ट होकर आती थी तो इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा हो जाती, यानी आम आदमी के लिए ये एक लग्जरी आइटम थी जिसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। यह कैडबरी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस प्राइस बैरियर को कैसे हटाया जाए। और अब इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था और वो था चॉकलेट को भारत में ही लोकली प्रोड्यूस करना। एंड कैडबरी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो जल्दी सेटअप कर लिया, लेकिन असल दिक्कत आई इंग्रेडिएंट्स को लोकली सोर्स करने में। चॉकलेट के 2
सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स थे मिल्क और कोको, और ये दोनों ही भारत में आसानी से नहीं मिलते थे। असल में इंडिपेंडेंस के बाद भारत अपनी फूड एंड न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ ही रहा था, एंड उस टाइम मिल्क प्रोडक्शन इतना कम हो गया था कि छोटे बच्चों के लिए भी दूध बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहा था। ऐसे में चॉकलेट्स बनाने के लिए दूध मिलना तो और भी ज्यादा कठिन था। दूसरी तरफ कोको भी सिर्फ कुछ ही ट्रॉपिकल कंट्रीज में उगता था, और उस टाइम इंडिया में कोको की खेती बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन कैडबरी ने भी ठान लिया था कि वो भारत के अंदर हर हाल में टिक कर रहेंगे, चाहे कितने भी मुश्किलें आए। वो चाहते थे कि चॉकलेट्स को इंडियन कल्चर और फेस्टिवल्स का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लोग इसे मिठाइयों की जगह अपनाएं। इसीलिए कैडबरी ने इंडिया में लॉन्ग टर्म गेम खेलने का फैसला किया। पहले तो उन्होंने अपनी चॉकलेट्स में मिल्क की बजाय मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि भारत में उस टाइम दूध की भारी कमी थी। लेकिन जैसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन आया और इंडिया दूध का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, और तुरंत ही कैडबरी ने मिल्क पाउडर की जगह असली दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कोको की समस्या अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई। अब कोको भले ही भारत की नेचुरल क्रॉप नहीं थी, लेकिन कैडबरी ने नोटिस किया कि साउथ इंडिया का क्लाइमेट इसके लिए परफेक्ट है। अब कोको भले ही भारत की नेचुरल क्रॉप नहीं थी, लेकिन कैडबरी ने नोटिस किया कि साउथ इंडिया का क्लाइमेट इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बाद में कैडबरी ने 1965 में केरल में भारत का पहला कोको प्लांट लगाया। और दोस्तों, कैडबरी सिर्फ कोको उगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने लोकल किसानों को भी कोको की खेती करना भी सिखाया। और फिर धीरे धीरे ये खेती केरल से निकलकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैल गई। और अब क्योंकि कैडबरी के पास अपने मेन इंग्रेडिएंट्स की सस्ती और लोकल सप्लाई थी, ऐसे में उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो गया। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इंडियंस को चॉकलेट खिलाया कैसे जाए। अब बाकी देशों में तो चॉकलेट एक आम चीज बन चुकी थी, लेकिन इंडिया में मिठाइयाँ ही सब कुछ थी। लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, ये सभी चलते थे। लोगों को चॉकलेट की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। लेकिन कैडबरी ने इस मार्केट को अच्छे से समझा और देखा कि यहाँ टीवी का क्रेज बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही लोकलाइजेशन की वजह से अब उनकी चॉकलेट्स पहले से सस्ती हो चुकी थी। ऐसे में बस जरूरत थी तो एक जबरदस्त मार्केटिंग प्लान की। और अपने प्लान के अकॉर्डिंग कैडबरी ने सबसे पहले बच्चों को टारगेट करने का फैसला किया। वजह साफ थी कि बच्चे किसी भी नए टेस्ट को जल्दी अपनाते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखकर टीवी एड की बौछार की। और फिर कुछ ही समय में डेयरी मिल्क हर किसी के बचपन का एक जरूरी हिस्सा बन गई। लेकिन फिर कुछ ही सालों में कंपनी ने एक नई प्रॉब्लम को पहचाना कि बच्चे बड़े होने के बाद से चॉकलेट खाना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कैडबरी को हर इंडियन की जिंदगी का हिस्सा बनना था, तो सबसे पहले इस सोच को बदलना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1994 में कंपनी ने असली स्वाद जिंदगी का नाम से अपना आइकॉनिक कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन का एक एड तो इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी लोग उसे याद किया करते हैं। इसमें दिखाया गया था कि एक लड़का क्रिकेट फील्ड में जोरदार छक्का मारता है और उसकी गर्लफ्रेंड हाथ में डेयरी मिल्क का चॉकलेट लेकर नाचने लगती थी। और ये सिर्फ एक एड नहीं था, बल्कि एक मैसेज भी था कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहता है। ये कैंपेन इतना जबरदस्त हिट हुआ कि कैडबरी को इंडियन मार्केट में नई पहचान मिल गई। लेकिन दोस्तों, कैडबरी ने सिर्फ ब्रांडिंग पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी तेजी से एक्सपेंड किया। अब कैडबरी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये छोटे कस्बों और गाँव तक भी पहुँचने लगा था। इस तरह धीरे धीरे करके कैडबरी की चॉकलेट हर दुकान पर मिलने लगी और डेयरी मिल्क भारत में चॉकलेट का दूसरा नाम बन गई। 2003 तक कैडबरी इंडियन चॉकलेट मार्केट की अनडिसरप्टेड लीडर बन चुकी थी और उसका मार्केट शेयर 69% तक पहुंच गया था। और अब ऐसा लग रहा था कि इस ब्रांड को कोई भी नहीं हिला सकता है। लेकिन उसी साल एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कंपनी की इमेज को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया। एक्चुअली हुआ कुछ ये कि महाराष्ट्र के कुछ स्टोर्स में डेयरी मिल्क के अंदर कीड़े पाए गए, और जब ये खबर तेजी से मीडिया में फैली तो फिर लोग कैडबरी को शक की नजर से देखने लगे थे। स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी थी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 37% तक गिर गया था और कैडबरी की चॉकलेट को लेकर लोगों के मन में डर बैठ चुका था। यहाँ तक कि कई राज्यों में कैडबरी के खिलाफ केसेस फाइल होने लगे। माता पिता ने बच्चों को कैडबरी खाने से रोक दिया और मार्केट में इसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। और नतीजा ये हुआ कि कंपनी का मार्केट शेयर 69% से ड्रॉप होकर 53% तक पहुँच चुका था। लेकिन कैडबरी ने हार मानने की बजाय इस क्राइसिस को एक मौके की तरह देखा और पब्लिक का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए एक दमदार स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और विश्वास का एक नया स्वाद का नाम से एक एड कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन का मकसद लोगों को बताना था कि कैडबरी ने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर कर लिया है। लेकिन सिर्फ एड चलाने से लोगों का डर खत्म नहीं होता, इसीलिए कैडबरी ने चॉकलेट की पैकेजिंग को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने डबल लेयर पैकेजिंग लॉन्च की, जिससे चॉकलेट अब ज्यादा सुरक्षित हो गई और अब ये बाहर एनवायरनमेंट के संपर्क में आने से खराब नहीं होती थी। और आखिरकार
आखिरकार कैडबरी की ये सारी स्ट्रेटेजीज काम कर गई और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 सालों के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर फिर से बढ़कर 70% तक पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, 2005 में कैडबरी डेयरी मिल्क मुंबई का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बन गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खोया हुआ नाम वापस पाना ही काफी नहीं था। अब बारी थी हर भारतीय के घर में जगह बनाने की, और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब कैडबरी ट्रेडिशनल मिठाइयों की जगह ले सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मिठाइयाँ भारत के जड़ों में बसी हुई थी। सदियों से हर छोटी बड़ी खुशी में लोग लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फी जैसी मिठाइयाँ खाते आ रहे थे, और इस सोच को बदलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। ऐसे में कैडबरी ने इस परसेप्शन को बदलने के लिए कुछ मीठा हो जाए नाम से कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन का मकसद था छोटी छोटी खुशियों में भी डेयरी मिल्क को एक नया ट्रेडिशन बनाया जाए। एड्स में दिखाया गया था कि जब कोई एग्जाम से पास हो, सैलरी मिले या फिर कोई भी छोटी सी खुशी हो, तो फिर लोग मिठाई के बजाय डेयरी मिल्क खाएं। लेकिन ये कैंपेन भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स में भी लोग चॉकलेट को मिठाई की जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अब कैडबरी को कुछ बड़ा करना था, इसलिए कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया और छोटे मौकों को छोड़कर सीधे भारत के सबसे बड़े फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस को टारगेट किया। यानी कि कैंपेन्स का फोकस अब दिवाली, रक्षाबंधन और शादियों पर शिफ्ट हो गया। कैडबरी ने अपने एड्स में इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि ट्रेडिशनल मिठाइयों की बजाय आप डेयरी मिल्क या फिर कैडबरी सेलिब्रेशंस भी गिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इनके ये वाले कैंपेन्स इतने धांसू थे ना कि इनका ये आइडिया ब्लास्ट कर गया। फेस्टिव पैक्स ने कैडबरी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और धीरे धीरे दिवाली, शादी, ब्याह और दूसरे खास मौकों पर भी लोग मिठाइयों की जगह चॉकलेट गिफ्ट देने लगे। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कैडबरी की चॉकलेट्स न सिर्फ टेस्टी थी, बल्कि इनकी पैकेजिंग और गिफ्टिंग स्टाइल भी बेहद अट्रैक्टिव था। और दोस्तों, इन स्ट्रेटेजीज का असर ये हुआ कि साल 2010 तक कैडबरी इंडिया की सेल्स 29% तक बढ़ गई थी। और यही वो साल था जब अमेरिका की दिग्गज फूड कंपनी क्राफ्ट ने कैडबरी का एक्विजिशन कर लिया। लेकिन इस एक्विजिशन के बावजूद कैडबरी ने तगड़ी ग्रोथ दिखाई और इंडिया में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। अब दोस्तों, अगर आज की बात करें तो कैडबरी इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला चॉकलेट ब्रांड बन चुका है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्फेक्शनरी ब्रांड। इसके अंदर डेयरी मिल्क के साथ साथ 5 स्टार, पर्क, जेम, सिल्क, एक्लेयर्स, बॉर्नविले और फ्यूज जैसी कई सारी पॉपुलर चॉकलेट्स आती है, जो कि हर एज ग्रुप के बीच में ही सुपर हिट है। कैडबरी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये 60 से ज्यादा देशों में मौजूद है और इसकी ब्रांड वैल्यू करीब $5.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप डेयरी मिल्क खाएं तो याद रखिएगा इसकी कहानी सिर्फ चॉकलेट तक नहीं, बल्कि डेडिकेशन, इनोवेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की भी है।